This meeting is being recorded. तो भी पुली बिगिनो बीच में दे जो तरणी तरणी तारणी भविनी वारणी भवि दिगे तीरे जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम सीखो और सिखाओ। और आज है फिर से प्रस्तुति का दिन, आपका दिन, आपके लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छा दिन, जब हम अपनी भावनाएं, अपने विचार, हमने क्या सीखा, क्या अभ्यास किया, वो सब हम लोग साझा कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कमल जी की आज्ञा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस मंच को प्रणाम करते हुए, जैन शिक्षा समृद्धि को का आभार व्यक्त करते हुए और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे के लिए आज मैं ये मंच आप सभी को प्रस्तुत करता हूँ। जी मैंसी जी, स्वागत है आपका। मैंसी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर आए वो आज। ये कमिटमेंट दर्शाता है, आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो कमिटमेंट दर्शाता है कि हम जीवन बदलने के लिए तैयार हैं और हम वो सारे कार्य करेंगे जिससे हमें हमारा जीवन बदले और हम अपने आप को एक प्रभावी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत कर सकें और हम अपना जीवन समर्पित करें समाज के लिए, बच्चों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रस्तुतिकरण। और आज का शीर्षक है, कौन बताएगा आज का शीर्षक? नैतिक शिक्षा और संस्कार। नैतिकता। जी, तो कौन है सबसे पहले प्रस्तुति करने वाला? हैंड रेज कीजिए। जी ऋचा जी, स्वागत है आपका। जी बताइए, कौन सबसे पहले करने वाला है प्रस्तुति? सेतु जी और सचिन जी, तो दोनों ने एक साथ हैंड रेज किया। कौन पहला है? चलिए आज सेतु जी से शुरुआत करते हैं, फिर सचिन जी। जी सेतु जी। जी सर, जय जैन सर। इस हफ्ते में हमने नैतिक शिक्षा और संस्कार के बारे में पहले सीखा था, फिर अभ्यास किया। तो अभ्यास किया, इसमें हमने शुरुआत में 2 दिन कहानी लिखी। वो कहानी लिखी जिसमें हमने अपने आसपास उन व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में हमने सुना कि हाँ, इनमें नैतिकता में कुछ बदलाव हुआ है, उनमें संस्कार आए, उनके बारे में, उनकी बातों को सुनकर अपने शब्दों के बारे में कहानी लिखी, कहानी के रूप में प्रकट किया। फिर हमने अभ्यास किया कि बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें खुद को देखना होगा, स्वयं को देखना होगा कि हम में नैतिकता है क्या, हम में वो संस्कार है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। तो पहले हमें खुद को बदलना होगा, फिर हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। फिर हमने बच्चों को अच्छे संस्कार के बारे में सोचा कि हम क्या उन्हें बोलें कि उनमें अच्छे संस्कार आए। उसके लिए, क्योंकि बच्चे पहले हम खुद को बदलेंगे। फिर सर, क्योंकि आज शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है संस्कार। क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति ज्ञानवान तो हो सकता है, पर यदि उसमें संस्कार नहीं है तो वो खुद को समाज में कैसे रखना है, क्या बात करनी है, किससे करनी है, वो इसको नहीं जान पाएगा। तो शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि संस्कार हो। फिर हमने कुछ वीडियोस देखी थी, जिसमें पहली वीडियो में देखा था कि एक व्यक्ति है, उनके दोनों पैर नहीं है, बट फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पीछे से व्यक्ति आ रहे हैं, वो उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं। फिर हमने दूसरी वीडियो देखी थी, जिसमें कुछ पिक्चर्स थी, जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल था। उन वेस्ट मटेरियल के द्वारा कुछ नया रूप दिया गया था। तो हमें भी कोशिश करनी है कि जो सामान हम फेंक देते हैं कि ये बेकार है, यूजफुल नहीं है, लेकिन कोई भी सामान ऐसा, कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको यदि हम बदलने की या उसको नया रूप देने की कोशिश करें तो वो नए रूप में परिवर्तित ना हो सके।
उसमें नैतिकता, अच्छे संस्कार भी आ सकते हैं और उस चीज का उपयोग करके हम कुछ नया भी बना सकते हैं। और फिर हाँ, एक और वीडियो थी, इसमें कल ही देखी थी, पहली गलती। उसमें कि हम जीवन भर कुछ भी करें, कितना भी अच्छा करते हैं, लेकिन यदि हमारी संगत खराब, बेकार है, और यदि उस संगत से हमने एक गलती कर दी, तो वह हमें पूरे जीवन भर, जीवन की सारी अच्छाइयों को गलत प्रूफ करने के लिए होती है। थैंक यू सर। और भी विचार रखने हमने सुबह शेयर किया है ना ग्रुप में। जी सर। उसकी तैयारी की है ना? नो सर। चलिए पॉइंट्स दे देते हैं। किस प्रकार नैतिक शिक्षा और संस्कार से लाभ मिल सकता है बच्चों को, समाज को, सभी को, उसके विषय में भी प्रस्तुति करनी है। चलिए आप तैयारी कीजिए, तब तक हम अगला नंबर लेते हैं, दोबारा आपका टर्न लेंगे, ठीक है? जी सचिन जी, स्वागत है आपका। और सबसे सचिन जी को बुलाने से पहले सेतु जी के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। और आज सेतु जी ने इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है और जितना आत्मविश्वास इन्होंने दिखाया है, तो पिछले सप्ताह की प्रस्तुति और अभी की प्रस्तुति में अंतर है आपके अंदर सेतु जी? जी सर। आप अपने आपको कितने मार्क्स देंगे? आई डोंट नो सर, आप ही बता दीजिए। आप बताइए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? पिछली प्रस्तुति और आज की प्रस्तुति में क्या अंतर है? सर ये तो लग रहा है कि हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा था आज। पहले उस दिन तो मुझे डर भी लग रहा था, और जो जो पहले पूरे दिन से जो प्रैक्टिस की थी वो सब कुछ भूल गई थी, आज भी भूली। गुड। तो आसान हो गया ना अभी? यस सर। अभ्यास ही मंत्र है। जितना हम अभ्यास करेंगे, ये प्रस्तुतिकरण का जो कार्यक्रम दिया गया है, ये उसी उद्देश्य के लिए है कि जितना हम ज्यादा अभ्यास करेंगे प्रस्तुति के लिए, क्योंकि ये इन हाउस है, अंदर है, हम लोग आपस में प्रस्तुति कर रहे हैं। जैसे मैदान पर खेलने जाते हैं, वक्त खिलाड़ी 1000 बार अभ्यास करके जाता है और मैदान पर उसको कुछ बॉल्स ही मिलती है, लेकिन उसमें बहुत बढ़िया शॉट खेलता है। कारण यही अभ्यास किया होता है ना? तो आप अभ्यास करते रहिए और ऐसे ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति कीजिए। बधाई है आपको। जी सचिन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जी। जय। आज का हमारा टॉपिक है नैतिक शिक्षा एवं संस्कार का जीवन में महत्व। सर्वप्रथम तो अच्छे संस्कार हमें जीवन भर काम आते हैं। हम अच्छे संस्कार से ही नेक इंसान बनते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। जब हम बचपन में बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण तो करते हैं, लेकिन यदि हमें उनको संस्कारवान बनाना है तो बच्चों को हमें घर पे संस्कारित करना होगा। क्योंकि सही समय में और उम्र में शिक्षा जरूरी है। हम ये सोचे कि नहीं, बच्चे को अभी बच्चा है, बहुत छोटा है, अभी संस्कार नहीं देते हैं, जब बड़ा हो जाएगा तब संस्कार देंगे। लेकिन तब तक वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वह संस्कारवान, फिर वो कितनी ही अच्छी अच्छी बातें बोलोपन नहीं सीख पाता। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा है, अच्छी चीजें हैं या संस्कार हैं कुछ भी, तो गुरुजनों का सम्मान करना, सब कुछ हमें उसको बचपन में ही सिखाना होगा। नैतिक शिक्षा और संस्कार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम तो जब हम नैतिक शिक्षा और संस्कार के मार्ग पर चलेंगे तो जो बच्चा होता है वह बच्चा महान बन जाता है। वह बड़े होकर संस्कारित होगा तो अपना, माता पिता का, गुरुओं का, सभी का नाम रोशन करता है। और यदि हम उसको नैतिक शिक्षा नहीं दें तो हम देखते हैं बाहर बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, असभ्य भाषा बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट आदि में लगे हैं। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने नैतिक शिक्षा नहीं दी, उनको संस्कारवान नहीं किया। इसलिए यदि हमें बच्चे को इन सब जो बेरोजगारी वाली चीजें हैं, यदि हमें उन सब से बचाना है तो बच्चे को हमें बचपन से ही संस्कार देने होंगे। यदि हमने जीवन में यदि बच्चों को बचपन से संस्कार या नैतिक शिक्षा नहीं दी तो उसका तो या तो कोई लक्ष्य नहीं होगा, वह इन्हीं चीजों में लगा रहेगा, या यूं कहें तो उसकी जीवनचर्या ही बेकार रहेगी। कब उठना है सब में लगा रहता है, कुछ उसको फायदा नहीं होगा। तो लेकिन नैतिक शिक्षा और संस्कार के लिए हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा?
हमें उनको यही करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो हम सही मार्ग पर चलें, उनको हम दिखाएं कि देखो हमें ऐसा करना चाहिए। गुरुजन आए तो उनका सम्मान करें, सभी को अच्छे से बोलें, यदि गुस्सा है तो कैसे कंट्रोल करें आपस में उसको बताएं, बच्चे के सामने कभी क्रोध ना करें, आदि बहुत चीजें हैं। तो उन्हें हम सिखाकर या अनुशासन करके और हमें उनको समय की कीमत बताकर उनको हम रोबित किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है कि इस प्रकार से रहो, तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। उससे हमें लाभ क्या मिलेगा? उससे हमें ये लाभ मिलेगा कि जो बच्चा है वह सही रास्ते पे जाएगा, जो व्यसन है व्यसनों से दूर रहेगा, और जो बेरोजगारी है, भुखमरी है आदि में जो समस्याएं हैं ये क्यों हो रही हैं, तो बड़े होकर इन सब का वह निराकरण करेगा कि इनको दूर कैसे करें। दूर करने का वह मार्ग खोजेगा और स्वयं कर्तव्यों के मार्ग पर चलेगा, तो निश्चित ही वह अपने जीवन को सुधारेगा। इसके बाद ये तो हो गया उसके लिए लाभ। इसके लिए जो अभिभावक हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्यों? सभी लोग बोलेंगे देखो ये बच्चा, देखो जो बच्चा इंजीनियर जा रहा है ना, इनका लड़का है जी, देखो बड़ा वो कितना बड़ा नाम रोशन किया इसने। तो खुद का नाम रोशन तो होगा, लेकिन साथ में जो हमारे माता पिता है, अभिभावक हैं, गुरु हैं, उन सभी का नाम भी समाज में प्रतिष्ठित होगा। इससे और जगह जगह तारीफ मिलेगी, सभी उनको सम्मान देंगे कि भैया इंजीनियर का लड़का है, भैया इंजीनियर की पापा है, अच्छे से बिठा लो इसको। सभी जगह संस्कार करेंगे कि देखो यार धर्म का शिक्षा पढ़ता है, सभी को सम्मान करता है, देखो कितना अच्छा बालक है, सभी को सम्मान होगा। इसके बाद समाज में इज्जत बनेगी, और समाज में भी जब देखेंगे सभी लोग कि यार बच्चा, देखो बच्चे को हमने पाठशाला पढ़ाई, संस्कारवान किया, सभी कुछ किया, देखो आज बच्चा कितने महान पद पे गया। सभी अभिभावकों को, समाज को उस बच्चे पर गर्व होगा कि देखो इस बच्चे को हमने अपनी पाठशाला में पढ़ाया है, तो ये बच्चा आज कितने ऊपर पद के गया। तो वह जगह जगह जहाँ मंदिर होंगे, समाज होंगे, वह पाठशाला का निर्माण करेंगे, सभी जगह संस्कार वाली बात सिखाई जाएंगी कि देखो जब एक बच्चा बढ़ करके इतना बड़ा पद पे गया, संस्कारवान हुआ, खुद तो हुआ, साथ में दूसरों को भी संस्कारवान होने की शिक्षा दे रहा है। इसलिए समाज भी सभी जगह जगह प्रतियोगिता कराई जाएगी, प्रतियोगिता के साथ साथ नैतिक कर्तव्य के बारे में बताएंगे, सभी जगह इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारा माता पिता, गुरुओं का, समाज का, सभी का बहुत ही नाम रोशन होगा। इतना सा। बहुत बढ़िया सचिन जी, पूरी प्रस्तुति आपने बहुत अच्छे तरीके से की। और इसमें सूत्र यही है कि जो संस्कार है, नैतिक शिक्षा है, वो आधार है जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति का और हमारे जीवन को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जीने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी आपका। जी अंशुल जी, आपने हैंड रेज किया था, उसके बाद ऋचा जी का नंबर है। जी अंशुल जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर अभिनंदन। आज का विषय है नैतिकता और आचरण, बच्चों में नैतिकता कैसे लाएं। तो सबसे पहले हम नैतिकता ही देखेंगे कि नैतिकता है क्या। कि नैतिकता की नैतिक आचरण, नैतिक अर्थात जैसे हम पढ़ते हैं नियत, अर्थात नियत जो हमारे निरंतर चलते रहे आचरण, वही नैतिक आचरण है। तो कहते हैं कि नैतिक आचरण हम बच्चों में पैदा कैसे करें, मतलब बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, उनको नैतिक आचरण कैसे आएंगे। तो वैसे हमारे जैसे हम विद्यालयों में पढ़ाने भी जाते हैं, तो हम लोग को पहले जैसे बीएड होता है तो उसमें भी सिखाया जाता है कि बच्चों को आप पढ़ाएंगे कैसे। क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ाना, आपको बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका जो ज्ञान का लेवल है, मतलब उनका जो मस्तिष्क का भी लेवल है वह ऊंचा नहीं है, मतलब हमारे जैसा नहीं है। तो आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा उनके सामने, और उनको भी आचरण वैसे ही देने हैं कि जैसे आचरण आप करेंगे वैसे ही आपको देंगे। तो कहते नैतिक आचरण में हमें पहले तो अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा कि अगर हम अपने आचरण को सुधारेंगे तो हमारा नैतिक आचरण जैसा रहेगा। बच्चे हमारे लिए अनुकरण करके सीखते हैं, कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमको अनुकरण करके सीखते हैं, यानी हमारे लिए जैसे वो देखेंगे वैसे ही अपना प्रयास वो करेंगे कि हम जैसे कार्य करें। अगर हम कहीं अच्छे किसी से वार्तालाप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, हम जाते रास्ते में जाते वक्त अच्छे से चलते हैं, या किसी से वार्तालाप सही से करते हैं, कोई भी व्यक्ति उससे वार्तालाप करना, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मतलब मैं कोई जॉब पर हूँ तो ऐसा सोचूं कि सब जो अपने नीचे वाले हैं उनको अलग से समझूं, तो ऐसा नहीं है। तो यही आचरण हमारे लिए नैतिकता में आएंगे।
तो फिर नैतिकता में बच्चों में इसके अंदर से कैसे प्रभाव आएंगे, तो कहते हैं कि नैतिकता के प्रभाव ऐसे आएंगे कि जो हमें देखेंगे उनके अंदर वो डेवलप होंगे, अर्थात वही भाव, क्योंकि जो बच्चे देखकर करते हैं उनके अंदर में वही समा जाता है। कहते हैं कि जो बच्चों को जैसे मकान होता है तो मकान का आधार होता है नींव। अगर आपकी नींव अच्छी भरी है मकान की, तो आपका मकान, उस पर आप कितने माले भी खड़े कर दो तो वो बना रहेगा। तो वैसे ही नैतिक आचरण जैसे ही आएंगे तो वैसे ही बच्चों का आगे का संस्कार भी रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि आज का जो समय है, वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि बहुत ही बिगड़ा हुआ समय और अच्छा भी समय है, इसमें दोनों ही समय आ रहे हैं। लेकिन अब उसमें बच्चे कैसे संभले, कि बच्चों को संभालना, कि उनकी शिक्षा के रूप में और आगे चलकर उनके विचार कैसे बदलें, क्योंकि उन्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे और हर प्रकार से रहना भी पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में शिक्षा ही सब कुछ है। क्योंकि शिक्षा नहीं है, कि जैसे हमने अभी वीडियो में दिखा था कि शिक्षा का हमारे से माध्यम क्या है। तो शिक्षा का माध्यम ये है कि अगर हम सोचे कि हम शिक्षित नहीं है, अगर तो कहें कि हम शिक्षित नहीं है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं शिक्षित भी नहीं है, वो भी पैसे कमा रहे हैं और हम भी शिक्षा प्राप्त करके पैसे कमाएंगे, तो इसमें अंतर क्या है। तो कहते हैं कि पैसे तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन उन पैसों का उपयोग कैसे कर रहे हैं और अपने आचरण को हम कैसे रख रहे हैं, तो वह नैतिकता है। कि नैतिकता यह नहीं है कि हम सोचे कि हम आज पढ़ के किसी को पढ़ा दें और वह सीख ले। तो कहते हैं कि नैतिकता जब तक हम अपने अंदर में नहीं लाएंगे, जब तक वह नैतिकता नहीं कहलाएगी। नैतिकता हमारे अंदर में आनी चाहिए। हम बाहर से कितने ही परिणाम बना लें कि हम ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी के सुनते रहे वक्तव्य, तो कहते हैं कि उनको अंदर में जब तक नहीं अपन धारण करेंगे, जब तक वो नैतिकता काम में नहीं आएगी। तो नैतिकता के लिए हमें आपको अपने अंदर में भी धारण करना, उसके अनुसार चलना है। क्योंकि हम अगर किसी शेड्यूल को रखते हैं तो वो हमारे अंदर में सब आ जाता है। जैसे मैं आज ही एक बुक में पढ़ रहा था संवेग के बारे में, तो उसमें संवेग में बताया था कि बच्चों को जो संवेग उत्पन्न होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, वो कहते हैं कि किसी के बच्चों में शुरू से भय का और भूख का, क्रोध का, ये संवेग पहले ही से रहते हैं। तो कहते हैं लेकिन ये जो संवेग रहते हैं, ये 3 संवेग तो हैं, लेकिन भय, भूख और ये प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे ही बच्चे के सामने कोई, जैसे उसको भूख लगी है, तो वो क्या करेगा, उसके सामने जैसे ही दूध की बोतल आएगी तो वो क्या करेगा, अपने आप ही हाथ फड़फड़ाने लगेगा, मुंह को चबाने लगेगा, मतलब मुंह से करने लगेगा। तो क्या होता है कि उससे पता लग जाता है कि उसको भूख लगी है। तो ऐसे ही नैतिकता की वो आचरण कैसे देखता है। घर में बच्चे हमारे आचरण को देखेंगे, हमारे परिवेश को, कि हमारा परिवेश कैसा है। अगर हमारा स्थान अच्छा हो, वायुमंडल जैसे कहते हैं हम कि हमारा परिवेश, तो परिवेश में घर का रहन सहन होना, अच्छे से रहना, और उसके संस्कार भी, परिवार के संस्कार अच्छे होना, माता पिता के साथ व्यवहार कैसे हम करते हैं, उसके भी अनुसार हमारी नैतिकता बच्चों पर असर पड़ता है। और उसके बाद है कि नैतिकता के कारण हम इनके लाभ हो गए, और इनके अनुसार हम इनको अपनाएंगे तो हमारे जीवन में आगे भी काम आएंगे। कि जीवन में आगे कैसे, कि अंत तक ही हमारी नैतिकता हमारे काम में आती है, क्योंकि एक नैतिकता हमारे जीवन भर हमारे साथ चलती रहती है। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे लिए लोग दूसरे देखकर हमारे प्रभावित भी होते हैं, और हमें देखकर ये सोचते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनसे हमें मिलना चाहिए, इनके आचरण को अपनाना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको हम देखकर अच्छे काम करते हैं। तो ये नैतिकता है। और नैतिकता के अंदर कहते हैं कि नैतिकता के साथ हम जिएंगे तो हमारा जो जीवन है वह ही बहुत अच्छे से बीतेगा। क्योंकि हम अगर जीवन को ऐसे ही जिए, हमारा कोई आधार नहीं रहे, लक्ष्य नहीं रहे, हम बिना लक्ष्य के जिए, तो कहते हैं बिना लक्ष्य का जीवन तो मुर्दे के समान है। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर हमें जाना है, कि हमारा नैतिक आचरण कहाँ रहेगा, हमारा आचरण अच्छा नहीं, कि हम आए पृथ्वी पर, जैसे संस्कृत में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं कि विद्या के बिना तो सभी के लिए कह देते हैं कि पूंछ के समान ही, बिना पूंछ के ही पशु हैं। तो ऐसे ज्ञान के समान कि बिना पूंछ के ही पशु हो गए। तो कहते हैं नैतिकता नहीं है हमारे अंदर, और कितना ही ज्ञान हमारे अंदर समा जाए तो कहते हैं ये किसी काम का नहीं है। इसलिए नैतिकता हमारे अंदर जरूरी है। और नैतिक आचरण अर्थात नियत आचरण, कि ये नैतिक आचरण हमें नियत करने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नैतिकता अपने में अंदर समा लें, हम सोचे कि कोई तो हमें देख ही नहीं रहा है, हम सोचे कि हम तो रूम में अकेले हैं, हमें तो अब जो करना है वो कर सकते हैं, हम सोचे कि हम बाहर में तो ऐसे बने रहे किसी के सामने अच्छा, तो ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि हम सोचें कि हम बाहर में तो किसी के सामने बन जाएंगे तो वो कभी ना कभी अपने आप बाहर में भी दिखा जाएंगे। तो कहते हैं कि वह परिवेश जो हम अपनाते हैं वह हर समय ही नियत अपनाना चाहिए, यही नैतिकता है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम दूं।
बहुत बढ़िया अंशुल जी, बहुत विस्तार से आपने इस बात को सभी के सामने प्रस्तुत किया, अपने भावों को, और बिल्कुल सही कहा। ईमानदारी और सत्य क्या है? सत्य है जैसे हम हैं वैसे ही हमेशा प्रस्तुत करें, वो है सत्य, और वैसा ही हमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और संस्कार और नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ते हुए बच्चों को, समाज को बदलते हुए हम लोग ये कार्य करने वाले हैं, हमें ऐसी आशा और विश्वास है। जी ऋचा जी जबलपुर, स्वागत है आपका। जी ऋचा। सभी को जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है नैतिक शिक्षा और संस्कार। तो सबसे पहले है बच्चों में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार किस प्रकार रोपित किया जा सकते हैं। तो आज के बच्चे हमारे कल का भविष्य होते हैं। बच्चों को अगर अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो वो देश का, समाज का भविष्य भी अच्छा बनाएंगे। इसके लिए हमें बच्चों को छोटे छोटे कुछ संस्कार होते हैं वो देना चाहिए। कुछ नैतिक शिक्षाएं जो सिखाना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि बड़ों का आदर करना, सदाचार जीवन यापन करना, योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, अपने आस पड़ोस में कचरा नहीं डालना, अपने आस पड़ोस को साफ सुरक्षित रखना, आस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अभिवादन करना, और पेड़ पौधे लगाना, अपने धर्म से जुड़े रहना। अपने जैसे मंदिर जाते हैं तो कोई बड़े मिलते हैं या छोटा जो भी मिलता है, तो जैसे हम लोग जय जिनेंद्र, तो हमें जय जिनेंद्र बोलना है उनसे। धार्मिक जो गतिविधियां हो रही हैं तो उनमें भी हमें शामिल होना चाहिए। और स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर्स का आदर करें। जो भी टीचर आ रहा है, चाहे वो आपको पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, स्कूल में टीचर है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। अपने जो सहपाठी रहते हैं उनका भी सम्मान करें, उनको गाली गलौच ना दें और उनकी हेल्प करें। और जैसे जीव जंतु हैं कोई भी, तो उनको नहीं सताना चाहिए। ऐसे कुछ छोटे छोटे से जो संस्कार रहते हैं वो हमें बच्चों को बचपन में ही दे देना चाहिए। और इससे बच्चों को लाभ ये होगा कि वो आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और वो उनमें जो संस्कार मिले हैं वो दूसरों को वो संस्कार देंगे, तो 1 से 10 लोगों को फायदा हो, और वो बुरी संगत से दूर रहेंगे। और इसमें अभिभावकों को लाभ यही होगा कि उनके बच्चों में अगर अच्छे संस्कार हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी इनमें प्रशंसा होती है कि हाँ, कहीं से अगर उनका बेटा या बेटी जा रहे हैं तो लोग कहेंगे कि ये उसके बच्चे हैं, उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं। और मतलब समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका भी रहती है माता पिता की या हमारे अभिभावक की, जो हमें पढ़ा रहे हैं, जैसे टीचर्स भी हैं, तो सभी का, कि वो देश निर्माण में कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं। और समाज कैसे सुधरेगा या समाज में क्या बदलाव आएगा? तो कहते हैं कि जब हम सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा और तभी देश सुधरेगा। तो सबसे पहले हमें खुद को सुधरना है, हमें खुद में वो संस्कार, वो नैतिक शिक्षा है पहले खुद में धारण करनी है, तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं। जब हम डेली मंदिर जाएंगे तभी हमें देख के हमारे बच्चे जाएंगे, हम दूसरों से बहुत अच्छे से बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही बात करेंगे। तो हमें भी मतलब बच्चों के सामने बहुत अच्छे से रहना चाहिए, तभी बच्चा मतलब समाज में ऐसे ही बदलाव। बस, थैंक यू सर। जी रिचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रस्तुति की। आधार है हमारा संस्कार और नैतिक शिक्षा। इसी के आधार पर जो भी बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, और सबसे आसान तरीका बच्चों को सिखाने का हमारी खुद के द्वारा किए गए कार्य, हमारे खुद के द्वारा जो हमारी आदतें हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, बच्चे उसे देखकर आसानी सीखते हैं और उसी की कॉपी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगला कौन? हैंड रेज कीजिए। जी प्रिया जी, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र। तो आज का टॉपिक है नैतिक शिक्षा और संस्कार। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नैतिक शिक्षा क्या होती है। तो नैतिक शिक्षा वह होती है कि हम बच्चों में नैतिक
नैतिकता के गुणों को विकसित कर सके, उनके अंदर नैतिकता को ला सके। और हम बच्चों के अंदर नैतिकता को कैसे लाएंगे? जब हम अपने अंदर खुद नैतिकता के गुण को लाएंगे। तो मेरा जो अनुभव है, जो बच्चों के साथ रहा है, मैंने बच्चों को अभी पढ़ाया है। मेरी शुरुआत ही छोटे बच्चों से हुई थी, यूकेजी के बच्चों से हुई थी। तो मेरे अंदर जब मेरा फर्स्ट डे था, तब तो मैं बच्चों को नहीं संभाल पाई थी। फिर उसके बाद जब मैं घबरा गई कि मैं इतने 50 बच्चे और इनको संभालना मुश्किल है, तो फिर मुझे मेरे मम्मी पापा ने मुझे गाइड किया, बेटा बच्चे ऐसे नहीं संभलेंगे। वो मेरे को सुन के हंस रहे थे। तो वो बोलते हैं कि आपको अपने अंदर बच्चा जगाना होगा। जब आप अपने अंदर के बच्चे को जगाएंगी, तब आप खुद बच्चे को समझा पाएंगी। तो मैं कही मम्मी ठीक है ठीक है। मैं तो मम्मी से बोल दिया था कि मेरे को नहीं करना ज्वाइन, मैं तो छोड़ने वाली हूँ। तो फिर मम्मी बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अभी तुमने ज्वाइन कर लिया, अब तुमको करना पड़ेगा। फिर मैंने स्कूल में जब मैंने अपने अंदर अपने बच्चों के साथ बच्चे की तरह बिहेव किया और उनकी बातों को समझा, उनके लिए नए नए ट्रिक्स किए, तो बच्चे मेरे साथ खुद घुल मिल गए। तो एक दिन फिर ऐसा नहीं जाता था कि बच्चे मेरे बिना पढ़ ही नहीं पाते। मैं स्कूल नहीं आती रही, दूसरे दिन तुरंत बच्चे बोलते थे कि मैम नहीं आई, मेरे को उन्हीं मिस से पढ़ना है, मैं दूसरी मिस से नहीं पढ़ूंगा। तो ये रहता है कि हमें अपने अंदर बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना और अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाना कि हम बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, अपनी बातों से समझा सके। फिर होता है कि अब बच्चों के अंदर हर एक्टिविटी को हमें जगाना पड़ता है, जैसे वो खेल से रिलेटेड भी हो, स्कूल घर के कामों से भी रिलेटेड हो। हर एक्टिविटी के प्रति हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और हर चीज सिखानी चाहिए। और बच्चों को समय समय पर हमें प्राणायाम कराना चाहिए और तरह तरह की एक्टिविटी से रूबरू कराना चाहिए, जनरल नॉलेज सिखानी चाहिए। और जो हमें संस्कार हमें माता पिता के द्वारा मिले हुए हैं, जो हमें मम्मी पापा ने सिखाए हुए हैं, वो हमें बच्चों के प्रति भी समझाना चाहिए कि आपको ऐसे रहना चाहिए। संस्कार वही होता है जो अच्छे कार्य करता है, जो जिसके अंदर अच्छे कार्यों को करने की भावना रहती है। तो हमें बच्चों के अंदर समय समय पर उन्हें अच्छी चीजों से अवगत कराना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिविटी से भर देना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे जितना सकारात्मक रहेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे, बच्चों को उतनी ही ज्यादा हेल्प होगी अपने स्टडी में और हर चीज में। तो हमें हमेशा बच्चों के साथ उसी वातावरण में रहना चाहिए। हमें अपनी कोई भी जो परेशानी उनके सामने दिखानी नहीं चाहिए। हमें उनसे जितना मित्रता पूर्वक हो जाए, सकारात्मक हो जाए, वैसे ही सोचना चाहिए। बस हो गया सर। धन्यवाद प्रिया जी। और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर मैं बहुत टाइम से वेबिनार ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, मेरे से जितना हो सका मैंने कर लिया। समझ सकते हैं, परिस्थितियां जैसी हैं उसके अनुसार, पर हम सब आपके साथ हैं और अभी और बातें करेंगे। अभी इस समय आपने बोला था कि ये लास्ट प्रस्तुतिकरण है आपका, तो मैंने सोचा कि चलो, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं कही चलो हो गया, मैंने देखा भी नहीं था इतने दिन से, तो मैंने कहा चलो जितना बोलते आएगा मैं बोल लूंगी। नहीं, और मैं बढ़िया है। आपके सामने परिवार की स्थिति के साथ हमें सामंजस्य बिठाते हुए चलना है। हाँ जी सर। जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं आपसे ये बोल रही थी कि जब मैं कोई भी प्रस्तुति देती रही तो आपके सारे वेबिनार्स को देखती थी, तो उसमें मेरी कई सारी कमियां रहती थी, तो वो मेरे को पापा सजेस्ट कर देते रहे। मतलब मैंने पापा को आपका एक दिन का पूरा वेबिनार दिखाया हुआ था। तो सबसे पहले तो पापा आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। वो बोले कि मेरे को इनसे बात करनी है, ठीक है तुम करवा देना मेरे को बात। तो मैं कही हाँ बात नहीं हो पाई, तो मैं कही हाँ पापा मैं करवा दूंगी आपसे बात। दूसरे दिन से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम, मतलब वो आपके संस्था से ना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने एक कविता भी लिखी हुई थी आपके संस्था के लिए, जो कि मेरे को इधर उधर हो गई, मैं शेयर जरूर करूंगी ग्रुप में अगर मिलेगी तो। बहुत ही अच्छी कविता थी और वो उन्होंने लिखी थी।
और वो उस समय लिखी थी जब आपने कविता प्रतियोगिता बोला रहा ना, कुछ असाइन किया था ग्रुप में, तो उन्होंने देखा कविता है, तो वो कविता के नाम से उनको शौक था बहुत ज्यादा। तो वो कविता बोलते चलो तुम ले रही हो ना, पार्टिसिपेट कर रही हो ना। मैं कही नहीं पापा मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को शौक ही नहीं है। तो पापा बोलते नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, मैं तुम लिखो कविता, मैं जितनी गलतियां होंगी पूरी बता दूंगा तुमको। तो फिर उसके बाद मैंने लिखी, तो पापा ने जो जो गलतियां थी उसको करेक्ट किया पूरा, फिर मैंने आपको सेंड किया। तो फिर बोले अच्छा तुम कविता और लिखना, और अच्छी लिख सकती हो। मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लिख सकती हो, कोशिश करते रहना, तुम बहुत अच्छा लिख सकती हो। उनका ठीक है पापा, ठीक है ठीक है। तो आज मैं जब प्रस्तुतिकरण आपके सामने दे रही थी, तो वो मेरी प्रस्तुतिकरण बहुत सुनते थे। मतलब मैं यहाँ से देने के बाद जाती थी ना, तो वो मेरी सुनते ही थे प्रस्तुति, बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब तो वो तो मेरे को कमियां नहीं बता सकते, तो हम लोग तो हैं यहाँ पर, हम सब तो हैं साथ आपके। ठीक है, चलिए आप सही रखिए अपने आप को, अभी और बातें करेंगे प्रस्तुति के बाद सबकी, संभालिए। ठीक है प्रिया जी, हम सब आपके साथ हैं, पूरा परिवार है आपके साथ। ये देखिए इतने सारे लोग हैं, तो किसी भी तरह किसी भी आवश्यकता में हम सब आपके साथ हैं हमेशा। अपने आप को संभालिए, फिर हम बात करते हैं। थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए। जी सर। जी जी जेंसी जी बताइए, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी के लिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में संस्कार लाना बहुत जरूरी है। बच्चों में संस्कार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई बच्चा है छोटा और हम चाहते हैं कि बड़ा होकर ये बहुत अच्छा व्यक्ति बने और अच्छा निर्माण करे, तो उसकी मतलब अगर हम उसको बचपन से ही हम शुरू करेंगे तभी वो बड़े तक सीख पाएगा। क्योंकि हम बचपन में संस्कार देते हैं, उसका असर बड़े तक रहता है। जो बातें हम बचपन में सीख जाते हैं वो बड़े तक नहीं भूलते, और अगर हमें डायरेक्ट जब हम बड़े हो जाए तब सिखाई जाए ना, आदत में आना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि आजमाया है, क्योंकि कुछ जैसे कि मैं अपनी दीदी से लेकर उनका बात करती हूँ। अब मैं अगर उनसे दी सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब टाइप का लगता है कि, लेकिन छोटे से ये बात सीखती तो मुझे अभी तक मैं नहीं लेती, लेकिन अभी मुझे आदत में वो ही है, तो मैं कोशिश तो नेम ही ले लेती हूँ अगर भूल भी जाती हूँ तो। हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, और अगर हम खुद सीखेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। क्योंकि जैसे कि हम अगर डेली मंदिर जाते हैं तो बच्चे जब देखते हैं कि ये रोज जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं तो भी वो जाते रहते हैं, क्योंकि उन सुबह से हमें नहा धोकर मंदिर जाना चाहिए सबसे पहले। और लेकिन पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई वगैरह तो सब कहते पढ़ाई करो और सुबह से पढ़ाई ही करते रहो और स्कूल ले जाओ, पर ये नहीं बोलते कि पहले नहा धोकर मंदिर जाओ सबसे पहले। तो कई चीजें हैं ये हम सब भूलते जा रहे हैं कि मतलब इतनी जरूरी नहीं समझते कि जितनी जरूरी हमारे लिए पढ़ाई है उतनी एक अन्य चीजें भी है, तो ये हमें करना। कई मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि बच्चों के लिए समझा बजाय दबाव सा डालते हैं कि जैसे कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें ये कहेंगे कि हम या मार देंगे, लेकिन तुम पढ़ो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये नहीं कि अगर वो उनका लग जाए तो वो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठाएंगे। तो छोटे बच्चे हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि वो पढ़े ही, उन्हें कई चीजें सिखा सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं ताकि उनका मन बहला रहे। लेकिन कई लोग ऐसा पढ़ाई सब कुछ समझ लेते हैं, और अगर जैसे लोग जैसे हिंदी का अगर इंग्लिश का प्रयोग ना करें, अगर चलो कई छोटे बच्चे मतलब घूमते हैं ऐसे,
तो कोई बच्चा रहेगा, वो कोई गाय आ रही है तो उसे वो गाय कहकर कहेंगे उसे काऊ बोलो, क्योंकि गाय नहीं, गाय हिंदी में बोलते हैं और काऊ कहकर बोला। तो जैसे कुछ गलत तो है नहीं, अगर हम हिंदी का तो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन बच्चों में हम ऐसी आदतें ही कि नहीं ये गलत है। और जैसे कि ये तो सोच रहती है कि बच्चे रहेंगे तो हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा, सीख जाएगा। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो कोई सिखा ही नहीं पाता, क्योंकि उनको वो आदत ही बन जाती है गलती करने की। कुछ भी तो हमें जो कुछ सिखाना है तो बचपन से। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स रहे तो वो बोर्ड परीक्षा है, मान के चलो 10th, तो वो बच्चों के लिए कहेंगे कि अगर कोई बच्चा 10th में है उसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ो, जबकि उस पर एकदम जोर सा डालेंगे हमारी 10th है, अच्छे नंबर आने चाहिए, अगर गलत हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मतलब वो इतने तनाव में सा आ जाता है। एग्जाम नहीं, जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो वो एग्जाम के लिए बहुत वो मुसीबत टाइप की समझ लेता है कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं। ऐसी चीज कोई थोड़ी कि अपन लोग उससे डरें, जब जो कुछ हमने सीखा है वही बताना है। तो हम ज्यादा तनाव ना डालें उनके लिए, उन्हें जो करने दे कि जिससे वो सीखें भी और उनका भी मन बहले तो सही रहेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया एजेंसी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस आपने बताए जो बच्चों के जीवन में आते हैं। सबसे आवश्यक है कि जो नई शिक्षा नीति अभी आ रही है वो यही देखकर बनाई जा रही है कि बच्चा किस चीज में अच्छा हो सकता है ना, वो उस कार्य को अच्छे तरीके से सीखे और अपने अपने जीवन में उसको अपना हॉबी के साथ साथ अपना करियर भी बनाए। तो उससे क्या होगा कि वो एक तरीके से जो दबाव बनता है इसे पढ़ाई करने का, वो सुधरेगा। दूसरा, जो एग्जाम देने का प्रेशर है उसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो हमें जो आता है, हमने जो अच्छे तरीके से सीखा है उसकी प्रस्तुति है। जैसे आज हम प्रस्तुति कर रहे हैं, जो हमें आता है, जो हमने समझा, जो सीखा है, अनुभव है, वो प्रस्तुत करना है। तो उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कभी भी कि एग्जाम है तो उसे डर लगना है। तो माँ बाप को भी, हमें अभिभावकों को भी ये समझाना चाहिए, हमें शिक्षक होते हुए उनको ये बताना चाहिए हमेशा कि बच्चों को हमेशा जिसी भी विषय में चुनौती आ रही है या कोई आवश्यकता है समाधान करने की, तो हमेशा उसके साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और जिस भी सब्जेक्ट में वो अच्छा है उसको प्रमोट करना चाहिए। चलिए जयंती जी और बात करेंगे। धन्यवाद जी। खुशबू जी, स्वागत है आपका। मैंसी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खुशबू जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर। लाइट नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है खुशबू जी। हाँ जी। हाँ जी जी सर लाइट नहीं है। जी जी, कोई बात नहीं, आप प्रस्तुति कर सकते हैं। मैंसी जी थे हमारे साथ, अभी लीव कर गए। कोशिश कीजिएगा आ जाए दोबारा, तो है ना। आप प्रस्तुति कीजिए पहले जी। सर अभी तो मैंने कुछ नियत कार्य किए नहीं है, एग्जाम चल रहे तो बिजी थे। जी, मैं समझ सकता हूँ, आपने हमसे परमिशन ली हुई है, बट आज प्रस्तुति हमें यही करनी है जो हमने पिछली बार सीखा था और अभ्यास किया। नैतिक शिक्षा और संस्कार के विषय में हमारी क्या समझ है, हमारे क्या अनुभव है और हमने क्या सीखा, तो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुति आवश्यक है, उससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है ना। इसलिए प्रस्तुति का जो भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं है जी। सर अभी 5 मिनट बात करूं? प्रज्ञा जी सुन पा रहे हैं? खुशबू जी, आप तैयारी कर लीजिए, 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। यस सर। जी। सभी को जय जिनेन्द्र।
सर मैं ना अभी एक पार्टी में आई हूँ, तो बट मैंने एक रूम मांग लिया है कि मुझे एक साइलेंट रूम दे दो, तो मुझे मिल गई एकांत में जगह। जी, आज संस्कारों के ऊपर और नैतिकता के ऊपर है कि हमें कैसे संस्कार रखने चाहिए। मैंने लिखा भी था कि इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक है। जब तक आप सब चीजें सुन तो सब लेते हैं, कहीं भी कोट मिलता है हमें विवेकानंद जी का, महात्मा जी का, गौतम बुद्ध जी का, सभी का, महावीर स्वामी, जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं, चाहे अभी के मान लीजिए जीवंत उदाहरण जो हैं जैसे अब्दुल कलाम जी का, पर हम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो संस्कार हमारे ऊपर पड़ेंगे नहीं। और वो कैसे पड़ेंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट डे से सीखा, जो भी 8 चीजें थी इनपुट सेशंस में, उन्हीं को हम आउटपुट सेशन में बताते हैं, और तभी बता पाते हैं कि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और यदि इम्प्लीमेंट नहीं किया तो सब व्यर्थ है। और मैं इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ महीने पूर्व एक जगह पे थी, तो वहां पे जो भी मेरा कार्य देखता था, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, टचवुड, बस मैं बताना चाहती हूँ कि आपके कामों से और जो आपका व्यवहार है, उसी से आपकी नैतिकता का परिचय स्वतः ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको व्यक्तिगत बताना पड़े या आपको प्रूव करना पड़े कि हाँ मैं ये हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने बस उनको मेरा पूरा नाम नहीं पता था वहां पे। फिर एक दिन उनको मेरा सरनेम मालूम चला कि मैं जैन हूँ, मेरा पूरा नाम प्रज्ञा जैन है। तो बोलते हैं अरे मैम, अच्छा इसीलिए आपके इतने काम परफेक्ट रहते हैं, स्किलफुल रहते हैं कि आप जैन हो, आपका संस्कार ही ऐसे पड़े हैं। तभी हम जैनियों से तो ये सोच ही नहीं सकते कि कुछ भी काम ऐसा वैसा होगा, सब आपका परफेक्ट ही रहता है। तो एक जैन शब्द केवल जुड़ने से ही आपके संस्कार, आपकी नैतिकता का परिचय हो जाता है। तो यदि जो इससे पुष्ट है इन संस्कारों से या कुछ भी, तो हमें सबसे पहले जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको तो कभी ऐसा जाने ही नहीं देना चाहिए कि हाँ जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका वो चलो। क्योंकि सर से भी मेरी अक्सर डांट पड़ती रहती थी आस्था ग्रुप में कि आप, यदि मेरा हॉबी क्लास था सिंगिंग, तो मैं उस समय की ज्यादा अल्पता में या बहुत ज्यादा व्यस्तता में मैं नहीं समय दे पाती थी, तो मैं सर से सॉरी बोलती थी, सर मैं आज क्लास नहीं कर पाई, या मैं बाहर भी थी उन दिनों, मेरे फूफा जी का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं वहां से भी पूरी कोशिश करती थी, पर ऐसा हो जाता था 2-3 क्लासेस साथ में पढ़ जाती थी तो मैं छोड़ देती थी, मैं रिकॉर्डिंग देखती थी। तो सर बस यही समझाते थे कि अच्छा आप ये बताते हो कि आप किन गुरु के शिष्य हो, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो। तो सबसे पहले आप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपका तो बाद में छवि बनती है, सर्वप्रथम हमारे गुरुओं की, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी छवि को हमें बरकरार रखने के लिए अपना पूर्णतः 100% हमेशा देना चाहिए। तो बस मैं यही कहती हूँ, इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब आप उस पर प्रैक्टिस करें, और इम्प्लीमेंट हो जाता है फिर तो सब वंडरफुल हो ही जाता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी, धन्यवाद आपका, समय निकाल कर आप आए। तो आवश्यकता है, सूत्र क्या है? अभ्यास। जो हम बात करते हैं ना हमेशा, सूत्र है अभ्यास। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और हम अपने गुण पैदा करना चाहते हैं, उसका सूत्र है सिर्फ अभ्यास। जिसने भी अभ्यास किया है उसने उसमें पारंगत हुआ है, एक्सपर्ट हुआ है, और उसने उसको प्रयोग किया है जीवन में। हमने बात की थी पिछली बार, मसल मेमोरीज बन जाती हैं हमारे हम जितना भी अभ्यास करते हैं, और हमारे लिए आसान हो जाती है वो चीजें अभ्यास के। धन्यवाद प्रज्ञा जी। जी सेतु जी, स्वागत है आपका। जी सेतु जी। सर बताइए सेतु जी, क्या बोलना चाहते हैं? अभी हमने इतनी सारी बातें सुनी, उसमें से कुछ सूत्र निकाल के बता दीजिए। देखो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, इतने सारे लोगों ने इतनी बातें की ना, उसमें से एक ही बात ही बताओगे ना, आप 10-12 बातें बता दोगे आराम से, है ना? हाँ जी जी सबको सर। ध्यान से सुनो और बता दो।
तो सर हमें बच्चों में संस्कार लाने मतलब उनके जन्म से पहले ही जन्म बचपन से ही उनमें संस्कार लाने चाहिए। बचपन से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए कि उनमें अच्छे संस्कार पड़े। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो थोड़े से बड़े हो जाएं इसके बाद उनमें संस्कार डालेंगे, क्योंकि मिट्टी गीली हो तभी उसमें आकार दिया जा सकता है, सूखने के बाद तो उसमें आकार नहीं दिया जा सकता। तो बच्चों को शुरू से ही बोले कि अपने से बड़ों को हमेशा, अपने से बड़े हो या छोटे, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। टाइम से अनुशासन के साथ रहना चाहिए। अपने आप को मतलब अनुशासन में रखना चाहिए। और यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो उनके मित्र होंगे उन्हें भी वह अच्छे से वार्तालाप अच्छे से करेंगे और उनमें भी कोशिश करेंगे कि हाँ, जो संस्कार हमें है वह हमारे मित्रों में भी आ जाएं। और ये देखकर सबसे तो हमारे अभिभावक का नाम रोशन होता है। समाज में लोग बोलते हैं कि हाँ, ये उनका बच्चा है, जा रहा है, इनके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और वह भी हमें अपने बच्चों को उन गुरुओं के पास पढ़ाना चाहते हैं कि हाँ, इन गुरु के पास पढ़ेंगे या उनके पास जाएंगे तो उन्हें अच्छे संस्कार होंगे, जो कि संस्कार तो हमें जन्म से बचपन से ही दिए जाते हैं। तो हमें उन्हीं संस्कार मतलब बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने चाहिए। यस सर, और तो कुछ नहीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सेतु जी। प्रयास करना ही जीत है। आपने प्रयास किया, आप जीत गए, है ना। तो ऐसे प्रयास जीवन भर करते रहिए और अच्छे तरीके। बहुत अच्छा बोलते हैं, सभी मानते हैं इस बात को, सेतु जी अच्छा बोलते हैं? यस और नो, सभी मानते हैं? आप अच्छा बोलते हो, बस आप आत्मविश्वास रखो, है ना। आप बहुत अच्छा बोलते हो, सुंदर तरीके से बोलते हो। तो आपने सचिन जी की कई बात को पॉलिश तरीके से, सुंदर तरीके से सुनाया। बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अभी खुशबू जी है हमारे साथ, शायद लेफ्ट हो गए, चलिए वापस आने का इंतजार करेंगे। तो हम बात करते हैं, हमने बात की अभी तक 16 सप्ताह में हमने शुरू किया आत्मविश्वास से, हमने बात की अनुशासन की, हमने बात की संकल्प की, निष्ठा की, हमने बात की अणुव्रत लेने की, समय प्रबंधन की, है ना। हमने बात की प्रशंसा किस प्रकार करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। फिर हमने सीखा कि संस्कार और नैतिक शिक्षा क्या है और उसका महत्व क्या है और ये कैसे समाज को बदलने की ताकत रखती है। तो ये जो हमने 8 सूत्र सीखे हैं, ये 8 सूत्र जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी आप उठा के पढ़िए, या उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो वो पढ़िए, उसमें ये 8 चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी, है ना। ये 8 चीजें कॉमन नजर आएंगी। वो बताएगा मैंने समय का प्रबंधन किया, पंक्चुअलिटी है, मैंने डिसिप्लिन के साथ रहा, मैंने कुछ निश्चय किए, संकल्प लिए, है ना, या अनुव्रत लिए छोटे छोटे, उनको प्रयास किया, उनको इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से वो आप किसी भी महान और सफल व्यक्ति की जीवनी और या ऑटोबायोग्राफी उठाकर पढ़ेंगे तो सारे सूत्र मिलेंगे। तो हम आज तैयार हो रहे हैं इन्हीं 8 सूत्रों के साथ। अपने जीवन में हमने सीखा है, अब हमारे जीवन में इनको ना अभ्यास करके प्रयोग करने की आवश्यकता है। एक्चुअली सच्चाई में ये जितने भी हमने 8 सूत्र सीखे हैं, जितने भी नियत कार्य मिले हैं, उन्हें पुनः पुनः कीजिए, दोबारा कीजिए, रिपीट कीजिए उन नियत कार्यों को। पूरे ग्रुप में सारे नियत कार्य हैं, फिर से करके देखिए, फिर आनंद आएगा। आप जब करेंगे ना नियत कार्यों को दोबारा, तो आपको लगेगा अरे ये हमने ऐसे क्यों नहीं किए थे, ये तो ऐसे इस तरीके से किए जा सकते। क्योंकि एक बार करने के बाद जब दोबारा करते हैं ना, तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, हमें कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तो आपको और भी ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी और आपको अभ्यास होगा कि ये कार्य करने से हमें क्या सीख मिली। जो करने से सीख मिलती है वो हमें जीवन पर्यंत याद रहती है, पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहती है ना। तो वो करिए आप। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज बात करना चाहेंगे। अगला सप्ताह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सप्ताह है डिबेट प्रोग्राम। जैसे पिछले सप्ताह भी हमने इस विषय में बात की थी, है ना। तो हम दोबारा इसी बात को दोबारा से करना चाहेंगे और अब हम तैयारी करेंगे अगले सप्ताह डिबेट प्रोग्राम के लिए। तो उस कार्यक्रम के लिए कुछ तरीके हैं, मतलब उसकी कार्य योजना है, एक प्लान है, वो हम आपके साथ पूरा ग्रुप में साझा कर देंगे।
तो उस कार्य योजना के तहत चार लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे। सभी लोग आप अपना ग्रुप हम लोग मैं बनाकर दूंगा आपको ग्रुप। तो हम जब ग्रुप बनाकर आपको देने वाले हैं तो उस ग्रुप के अनुसार हम सभी को एक शीर्षक टॉपिक मिलने वाला है और उस ग्रुप का एक मॉडरेटर भी होगा जो अपने इस टॉपिक के विषय में बताने वाले हैं। टॉपिक के विषय के साथ साथ उसकी में उनकी क्या धारणा है, उस विषय की विषय में क्या सोचते हैं, क्या उसके पक्ष में विपक्ष में है, वो बताने वाले हैं। फिर उसके बाद जो बाकी सदस्य बोलने वाले मित्र उनके विषय में बताएंगे और वो सभी मित्रों का टाइम मैनेजमेंट, जो भी हमें टाइम मिलने वाला है, 5 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, जो भी हम डिसाइड करेंगे उसके अंदर वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। और उसके बाद वो समरी लास्ट में क्या उन लोगों ने बताया, जैसे अंशुल जी ने एक सप्ताह ये कार्य किया है, सभी ने जो प्रस्तुति की अंशुल जी ने समरी बहुत सुंदर तरीके से बताई थी, ऐसे ही वो मॉडरेटर जो होंगे हर ग्रुप पे बताने वाले हैं। ठीक है, और हम जो भी भागीदारी करने वाले हैं अपने शीर्षक के विषय में, हम एक शीर्षक जो मिलेगा हम उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में, हमें अपने विचार रखने हैं। हम हो सकता है उस शीर्षक या टॉपिक से हम उसको मानते हो कि हम इसके साथ हैं, ये होना चाहिए, या हो सकता है हम मानते हो कि नहीं ये होना नहीं चाहिए या इसमें ये बदलाव होने चाहिए। जो भी आपको सही लगे, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तैयारी करने के लिए बहुत आपको समय मिलने वाला है। तो हम ये आशा और विश्वास करते हैं कि आप पूरे जी जान और जोश के साथ ये करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कोर टीम कि हम सारे ही लोग जितने भी हमारे ग्रुप में सभी सदस्य हैं सभी इसमें भागीदारी करें, है ना। आज बहुत ही कम संख्या है, तो अगले सप्ताह अंतिम है हमारा वेबिनार अंतिम है वो, है ना, अहिंसा 2 का। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग उसमें प्रस्तुति करें और आकर एक सेलिब्रेशन है एक्चुअली, ये हमारी इंटरनल क्लोजिंग सेरेमनी एक तरीके से, जो डिबेट होगी उसमें हम सब लोग भागीदारी करें, बहुत अच्छे तरीके से अपने मनोभाव विचार रखें और ये प्रस्तुति करें कि हमने 16 हफ्तों में क्या सीखा और हमारे अंदर क्या बदलाव आए। और उससे अगले सप्ताह हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा जिसमें चीफ गेस्ट आएंगे, बाहर से लोग आएंगे और वो देखने के लिए आते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। तो ये 2 सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सबको एकजुट होकर जितने भी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं उनको किसी तरीके से समायोजित करते हुए, एडजस्ट करते हुए इन 2 वेबिनार में हमें अवश्य आना है सभी को। तो प्लान कर लीजिए आप, अगला सप्ताह और उससे अगले सप्ताह सभी को रहना है, किसी भी तरीके से स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है, अपने आप को फिट रखना है और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए हमें कार्य करने हैं। ये दिखाने का एक बहुत सुंदर मौका है अहिंसा 2 ग्रुप को कि हम लोगों ने क्या अपने अंदर बदलाव किए और वो आवश्यक, वो सभी को दिख भी रहे हैं, खुद को, आपको भी और हमें भी जो बदलाव। लेकिन प्रस्तुति करना भी आवश्यक है ना, एग्जाम जिसको बोलते हैं हमने बहुत बढ़िया पढ़ाई की 99% वाली, लेकिन एग्जाम देने नहीं गए तो क्या होगा, अगले साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक दिन मिस नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा हमारा मानना है। तो अभी जैसे ये हमारी 16 सप्ताह की यात्रा रही है, अगर कोई हमारे साथ बीच में जुड़ेंगे, मैंसी जी का हम वेट कर रहे हैं, खुशबू जी का उनके लाइट नहीं आ रही थी, मैंसी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लीव अप्लाई किया था बट वो आए, फिर भी हम उनके लिए क्लैपिंग करना चाहिए कि वो रहे हमारे साथ, वो प्रस्तुति नहीं कर पाए। अगर वो आ जाते हैं तो प्रस्तुति हम अवश्य कराएंगे। उसके बीच पहले हमारे पास अभी टाइम है 20-25 मिनट हमारे पास है, हम इस 16 हफ्ते की यात्रा का अवलोकन जरूर करना चाहेंगे। इस 16 हफ्ते में हमने क्या सीखा, हमने क्या अनुभव किया, हम कैसे गिरे, कैसे उठे, कैसे यहाँ तक पहुंचे, हम अवश्य हमें बताना चाहिए, एक दूसरे के साथ ये शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा मौका मिला है, तो कौन सबसे पहले करना चाहेगा? जी, कौन सबसे पहले प्रस्तुति करना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा अपने भाव प्रस्तुति? सर एक प्रश्न है। हाँ जी बिल्कुल, कुछ सर जो अभी आपने बताया है इसके बाद जो प्रतियोगिता रखी गई है तो उसमें ग्रुप आप बनाओगे 4-4 कि हम लोग आपस में बनाना है? हम बना के देंगे आपको। हाँ तो सही, बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि इसमें जो ग्रुप में नाम रहेंगे ना, जैसे हमारे में 4 नाम रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी होगी लाने की चारों को, कि नहीं हाँ, आना ही पड़ेगा चारों को। आप सभी को एक दूसरा मिलकर आना है और तैयारी भी करनी है और पूरा मतलब जितना भी हम एनर्जी उसमें डाल सकते हैं, जितना भी उत्साह डाल सकते हैं कार्यक्रम में, वो हमें डालना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी सर
सर मैं अपने अनुभव बता देता हूँ सबसे पहले। जी अवश्य। हाँ जी। सर्वप्रथम मेरा एक दोस्त है मोहित जैन बंडा, जिसका भी जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें फर्स्ट नंबर लगा था उसका। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए कोटा जा रहा था, तो कोटा में जब पहुंच गए तो वो जीएसएस की क्लास पढ़ता था। तो मैंने उससे क्या कहा कि जी क्या है, कर क्या रहे हो? बिल्कुल एक जगह शांति से बैठ गए, जाके ईयरफोन लगाई, हाँ अब बोलने लगे, सुनने लगे, सुन क्या रहे हो बताओ तो उसने मुझे बताया कि एक जेएसएस है, उसमें जैसे अपन फ्री है सभी, जैसे मान लो अपन उसमें ये मानो कि अपन को उसमें आधा घंटे देना है, बस आधे घंटे फ्री हो तो बताओ। हमने हाँ जैसे तुम पढ़ रहे ना, हम भी पढ़ लेंगे, बताओ क्या है इसमें। तो उसने मुझे बताया कि जेएसएस है, तो इसमें क्या होता है, जो कुछ वो बताएंगे वो करना पड़ता है। अब ज्यादा मत पूछो मुझसे, तुम तो सीधा नंबर दो, मैं लिंक भेज रहा हूँ उसको, लिंक फॉर्म भर दो, बस हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने नीरज सर को भेज दी, उनका फोन आया, मैंने कहा हाँ मुझे जोड़ना है, मुझे जैन ने जोड़ा है। मैंने कहा जुड़ गया, लेकिन वहीं पे लगभग 2 या 3 दिन बाद उन्होंने कहा मीटिंग है तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है मीटिंग है तो हुए। तो मैंने बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी कर रहा था यार, ये होगा क्या करें, बहुत पॉइंट लिख लिए मैंने। मेरे भाई साहब भी वहीं आ गए, क्योंकि क्या हो गया, इतने टेंशन क्यों कर रहे हो, नहीं अब बोलना है 5 मिनट, क्या मालूम सर क्या पूछ लें, क्या करना है उसमें, बहुत दिक्कत हुई। मोहित बोलता है कि टेंशन मत लो, वो सिखाएंगे तुम्हें क्या बोलना है, तुम मत तो करो तैयारी, छोड़ो वहां रखो। मैंने कहा भैया बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा उसमें, अरे तुम्हें दिक्कत नहीं उसमें, तैयारी वो बताएंगे क्या करनी, तुम छोड़ो, बस मेरी एक बात मान जाओ, मत करो तैयारी, तुम तो पढ़ो बस, क्या पढ़ना, बैठ जाओ सीधे। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, ये भी 1-2 पॉइंट तो बताओ क्या बोलेंगे उसमें, नहीं हाँ तुम बैठ जाओ, बस अपने आप बोल दोगे वो तो। बैठ तो गया मैं, उस वक्त मैं बहुत डर रहा था, क्या क्या मालूम अब क्या पूछ रहे सर, बोलेंगे कि नहीं, तुम बोलो क्या बोलना है। लेकिन मुझे ध्यान है उस दिन भी मैंने कुछ बोला था, याद नहीं है क्या बोला था तो जब बोलने में और आज के बोलने में लगभग 100% अंतर आया है। तब मैं बहुत डर रहा था क्या क्या बोलेंगे, नियत काय करने पड़ेंगे, अब डेली उसमें अलग अलग काम करो, या फिर वो बोलता है मजा आएगा उसमें। जैसे तुम मान लो किसी को मूवी देखने का शौक नहीं है, अच्छी अच्छी मूवी नहीं देखते, सभी लोग फाइट वाइट लड़ाई देखते हैं, जिसमें फाइटिंग हो वही मूवी देखनी है, बाकी मूवी नहीं देखनी है। तो वो भी तो मूवी देखना सीख जाओगे, वो तुमसे ये कहेंगे 1 घंटे मूवी नहीं देखनी है, कि भाई 15 मिनट देखो और बताओ क्या सीखा। तो फाइटिंग वाली अपन जब पहले टॉकी जब मूवी दिखाते 3-3 घंटे मूवी देख के आते थे, तब भी क्या सीखा, कुछ नहीं, क्या हुआ, जाने के पैसे, आने के पैसे, मूवी देखने के पैसे, सब जगह पैसे देखे, यार सीखा क्या, कुछ नहीं। क्योंकि उस उद्देश्य से हम सीखते नहीं थे, यार ये हम क्या कर रहे हैं, सीखना है, बस वो तो मजे ले लिए, वहां हीरो आया ताली बजाई, हाँ हल्ला सुर हल्ला किया, तो वापस आ गए। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मान लो एक मिनट की भी वीडियो देखें, सामने देखें कि हाँ क्या हो रहा है, उसमें भी एक सीख मिलती कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे यहाँ बंडा में भी दुकान के सामने कम से कम आज 400 या 500 पुलिस वाले थे। एक हमारे यहाँ हंगामा हो गया था, उसमें 400 या 500 पुलिस वाले थे। तो हमने उनसे कहा कि भैया दुकान बंद तो नहीं करनी है, तो बोलते नहीं दिक्कत नहीं है, दुकान बंद नहीं करनी है। हमने कहा ऐसा ना हो वो लट मट मार दे यहाँ दुकान में आके, बोलते घबरा मत, जब तक वो मारने आएंगे ना तब तक ये पुलिस क्यों खड़ी है, उनको हम मार देंगे सर, टेंशन मत लो, बस घबरा मत। तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में मान लो यदि सामने समस्या दिख रही है कि जुलूस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उस समय सीखा जी कि भाई सामने चोट दिख रही है, दिखने दो, उसका समाधान क्या है, यहीं से दिखा कि भैया हड़दंग होने लगा, कुछ भी होने लगा, बाहर निकलो, शटर लगा लो, अंदर रह जाओ, बस बैठ जाओ, टेंशन फ्री। कहा जाए तो जेएसएस के माध्यम से मैंने यही सीखा है कि चाहे कोई भी समस्या आए, कितनी बड़ी विपत्ति आए, यदि हम ठंडे दिमाग से सोचें कि इसका समाधान क्या है, तो इसका बहुत सरल सॉल्यूशन रहता है कि हम उसका सरल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी यदि विपत्ति आती है तो ऐसा नहीं है कि उस चुनौती का सामना ना कर सकें, चुनौती यदि कोई समस्या होती है तो उसका समाधान पहले आता है। ये हमने जेएसएस के माध्यम से बहुत सीखा है। और मैंने अभी
शाम को संकेत जी को कॉल भी किया था कि क्यों संकेत जी, अब हमारी 16 वेबिनार हो जाएंगे अंत में, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक वेबिनार और होगा, हम के दो होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर डेली तो होगा नहीं क्या भैया, हाँ सो के उठे 9 बजे 10 बजे देखा, हाँ क्या आया है आज ये करना है, तो डेली वो रूटीन खत्म हो जाएगा लगभग यहाँ अब क्या करना है। वो भी एक प्रकार से जब सो के उठते हैं, वो भी एक प्रकार का चैलेंज रहता है हमारे जीवन में कि हमें आज इस प्रकार की प्रस्तुति देनी है और हमने उसमें क्या सीखा वो सब उसमें झांकना है, सभी कुछ उसमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जब दुकान पे हम जाते हैं तो मोबाइल पहले खोलते हैं कि हाँ आज क्या आया, नियत का आज ये वाला आया है, और कभी कभी मतलब लेट आता है तो सेतु जी मेरे पहले मैसेज भेज देती, सर आज का नियत का नहीं भेजा आपने, उसके बाद नियत का रह जाता है। और सेतु जी ने अभी बहुत बहुत ज्यादा सेतु जी से मैं सीखा है, क्योंकि मैं कभी भी जैसे ऑनलाइन वगैरह नहीं आता, वो मैसेज भेजती है क्यों आज सभी क्यों नहीं आए हैं, आज भी बहुत मैसेज आए, और 7:31 हो गए तो अंशुल जैन का फोन आया, क्यों भैया कहाँ बिजी हो, आ जाओ क्लास स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा हाँ बस दुकान से अभी जस्ट आए हैं। क्यों कहा जाए तो सर जीएसएस के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैं जीएसएस को सारी बात वादा करता हूँ कि मैं जो भी जीएसएस के माध्यम से सीखा है या सीख रहा हूँ, तो जो भी मेरे सामने छोटा होगा बड़ा है, मैं सभी को उन बातों को बताऊंगा और मैं इन सब उद्देश्यों के मार्ग पर चलूंगा। इतना कहेगा सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया सचिन जी। देखिए जीवन को देखने का नजरिया बदल गया हमारा, है ना, हमारे को जो भी परिस्थितियां उनको देखने का नजरिया बदल गया है, और यही सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में। जब हमारा नजरिया सकारात्मक हो जाता है ना, तो उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। तो उस चीज के लिए आपको बधाई कि आपने इतनी बढ़िया चीज सीखी और अभ्यास किया। जी जी प्रिया जी बताइए। म्यूट है आप। सॉरी सर, देखा नहीं था सर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बट जो इन 16 हफ्तों में मैंने सीखा वो मेरे अंदर जो आत्मविश्वास था वो बढ़ा। फिर जो हमें निष्ठा से कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहिए, और हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यदि निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव माइंड होगा और हम उस चीज में कन्वर्ट होते जाएंगे और वो हमारे लिए बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों को बताएंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हम आसपास के वातावरण को चेंज भी कर सकते हैं और उनको कुछ अच्छा भी सिखा सकते हैं। तो मेरे साथ अभी जितनी भी जो भी विपरीत परेशानियां थी, उसमें मेरे को लगता था कि मेरे को कोई पॉजिटिव इंसान मिल जाए कि मैं उससे बात कर लूं। तो सबसे पहले मुझे आपका ही ग्रुप मिलता था, उसमें सारी पॉजिटिव बातें होती थी, तो मैं उनको खोल के देखती थी। तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये सब चीज मतलब मैंने सही समय पे ये ग्रुप ज्वाइन किया सबसे पहले तो। और जो मुझे अपना माइंड सेटअप, जो मुझे अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होती थी, तो वो मैं यहीं पे आती थी, सबसे पहले यहीं पे आती थी, तो वो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं आपको साथ साथ सभी लोगों को धन्यवाद बोलूंगी जो सब ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद जो आपने जो सिखाया, मैं अभी प्रस्तुतिकरण थोड़ी मेरी वीक लग रही है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं और अच्छे से अच्छा बोल सकूं। थैंक यू सर। जी प्रिया जी, नहीं आप अच्छा बोल रहे हैं, और जो भी सुधार की आवश्यकता है वो हम अवश्य बताते हैं और बताते ही रहेंगे। और जहां तक ग्रुप की बात है, ग्रुप तो हमेशा चलेगा, ये ग्रुप बंद नहीं करते हम लोग। जो भी वेबिनार्स होने के बाद भी नियत कार्य है और जितनी भी शेयरिंग है वो होंगी, और आप इसके साथ जुड़े रहिए। और किसी भी वक्त किसी भी समय आपको आवश्यकता है अगर बात करने की, आपको लगता है कि हाँ हमें कोई मार्गदर्शन चाहिए या कोई बात करनी है, तो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए छूट है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है किसी के लिए, कभी भी हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं। कोशिश पूरी करते हैं कि जब भी किसी से बात हो तो हम कर पाए। और तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए,
देखिए, दो परिस्थितियां होती हैं जिसको बदला नहीं जा सकता, ये वो परिस्थिति है, लेकिन अब इसके साथ सामंजस्य बिठा के कैसे हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, बस वो हमें कार्य करना है ना। अभी जिम्मेदारियां हैं आपकी परिवार की बहुत सारी, तो उसके लिए इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम हैं, सभी लोग हैं, पूरा जेएसएस परिवार है। कभी भी किसी भी तरीके की आपको आवश्यकता हो, आप तुरंत बताइए, हम सब लोग प्रयास करेंगे हमेशा साथ रहते हुए उसको पूरा करने का। तो ये खूबसूरती है इस परिवार की। हम 9 साल से इस परिवार के साथ हैं, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को कैसी भी आवश्यकता हो, हमेशा पूरी करने की कोशिश होती है। तो इसीलिए इतने सारे लोग जब साथ हों, तो कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, सर और बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है। और आप बहादुर हैं, हम मानते हैं, हम जानते भी हैं इस विषय में, ठीक है। तो ये वो परिस्थिति है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के हाथ में होती भी नहीं है। बट उसके बाद क्या, मैं 12 साल का था, 13 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं इन सब चीजों से रिलेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद हमने फिर वही अपने आप को पढ़ाई लिखाई की, मजबूत किया, जो भी सामने से आ रहा है उसको एक्सेप्ट किया, नकारात्मक चीजें, सकारात्मक जैसा भी आया, फिर आगे बढ़ते रहे। तो वो जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, हम अपने आप को उस रूप में ढाल सकते हैं कि अगर कोई कहीं से हमें देख रहा है तो खुशी हो, है ना। तो वो अवश्य प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव रहने। तो सकारात्मकता के साथ सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मकता के साथ नकारात्मकता। तो हमें हमारे को चॉइस करनी है कि हमें किस रास्ते को चुनना है, तो खुशियां हमेशा मिलेंगी। जी प्रिया जी, और कुछ बताना चाहेंगे? तो आप अपने जितने भी नियत कार्य है ना आपके छूट गए हैं, उनको आप प्रयास कीजिए थोड़ा थोड़ा करके, दिन प्रतिदिन। अभी हमारे पास 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में पूरा करके डाल दीजिए ग्रुप में, ठीक सर है। मेरे पास जो पहले के हैं वो बहुत सारे डिलीट हो गए हैं, जो अभी के हैं तो हम उसको हम मैं हम कोशिश आपको करती हम हूँ। आपको साझा कर देंगे सारे, ठीक है। ओके जी हम सर, भेज देंगे थैंक यू। आपको, कोई वो नहीं है। किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है आप डालिए, सबको इतने सारे मित्र आपके बैठे हैं, आप डाल के देखो तुरंत आपको सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। हमारा ग्रुप बहुत जी बढ़िया है, एक सर, दूसरे को थैंक सपोर्ट यू। खूब करता है, मैंने देखा है। अहिंसा 2 में बहुत बढ़िया चीज है, आस्था में बढ़िया रहा था, सभी लोग सपोर्ट करते थे, ऐसे ही होना भी चाहिए। परिवार है, परिवार में एक दूसरे का सब सहयोग करना ही है। चलिए जी, अंशुल जी बताइए। सभी को सादर जय हिंद। जय जी। सबसे पहले मैं अपनी दीदी को धन्यवाद परोक्ष रूप से दूंगा कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा। मुझे तो मालूम नहीं था कि जेएसएस जैसा एक ग्रुप भी चलता है इतना अच्छा, क्योंकि जब हॉस्टल से बाहर निकला उसके बाद 2 साल रहा, तो मेरा माइंड भी ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँ आगे के लिए, कुछ प्रिपरेशन करना तो क्या करेंगे। तो मैं भी ऐसे ही सोचता रहता था, और मुझे जनवरी में कुछ ऐसा भी लगा ना, क्या करें, कैसे रह रहे हैं, क्या करना है, क्या बिजनेस करें, पढ़ाई करें। तो मैं बहुत सोच में पड़ता था, तो फोन भी आते रहते थे, हॉस्टल से भी आने लगे थे कि क्या हो गया है तुम्हें। तो फिर बाद में मुझे जब इस ग्रुप से जुड़ा, तो उसके बाद मैंने देखा कि इस ग्रुप में क्या क्या सीखने को मिलता। पहले तो मैं सोच रहा था कि ग्रुप में जुड़ने का है, तो जब मैं जिस दिन जुड़ा उसमें पहले मुझे बताया कि इसमें सभी कुछ है, इसमें आपको धर्म की बातें बताएंगे, पाठशाला पढ़ाने के लिए बताएंगे। मैंने कहा अच्छा है कि चलो हॉस्टल से निकले हैं, कोई काम तो मिला, कि वैसे ही सभी लोग नहीं मिलते थे, अब वैसे ही कोरोना में भी निकल गया आधा समय, तो मैंने सोचा कि कुछ तो होगा, तो बस मैं इसमें जुड़ा और इससे मैं सब कुछ सीखा। फिर मैंने इसमें देखा कि कौन कौन है, तो मैंने देखा कि मेरे इसमें मित्र भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सचिन जी हुए, मोहित जी हुए, तो मैंने नमन हुआ, मतलब बहुत सारे लोग भी इसी में जुड़े थे, जैसे संकित जी हुए, तो ये सभी लोग मित्र। मैंने कहा इसमें तो सभी लोग हैं। फिर इसमें जो बातें सीखने को मिली वो अच्छी लगी, बोलने का जो एक इसमें लहजा मिला कि किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। आपके द्वारा जो हमारे लिए पॉइंट दिए जाते थे कि आप उसको रखो, मतलब आप मूवी देख रहे हैं तो उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, कि मूवी देखना भी, जैसे मैं मूवी देखता था तो आज तक जितनी भी मूवी देखी, अगर कोई पूछे कि आपने इसमें क्या देखा तो कोई मालूम कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद जो मूवी देखी है आपके द्वारा जो दी गई उनका एक एक पॉइंट भी अभी पास मेरे पास पूरा लिखा है, मतलब मैं उसको लिखता था इसमें और उसकी कॉपी करके इसमें नोटबुक में अपने बना लेता था, मोबाइल में ही सेव करता था कि मैं लिखता क्या हूँ। तो मैं उसको पढ़ता था कि मैंने मूवी में लिखा क्या है। तो इस प्रकार से ये भी सीखा कि लिखना कैसे चाहिए, मतलब उनकी भाषा में जो प्रयोग होना चाहिए उसको सीखा, बोलने का लहजा कैसा होना चाहिए किसी के सामने। क्योंकि मैं सच में बताऊं तो मैं बोलने में बहुत डरता था पहले। जब मैं हॉस्टल में पहली बार गया था तो 10th में जब
कोटा 11th में पहुंचा हॉस्टल में, पहले भी हॉस्टल में था लेकिन 11th में जब कोटा पहुंचा तो पहले दिन के बाद महीने के लास्ट दिन में ही गोष्ठी थी मेरी बोलने की। अब मैं गोष्ठी में इतना डर रहा था कि क्या कहूँ, मतलब बहुत डरता रहा। भाई साहब भी कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें 5 मिनट बोल लेंगे तुझे बोलोगे ना। मैंने कहा हाँ बोलेंगे, तो डर लग रहा है। तो मुझे जब उधर भी सीखा लेकिन मेरा डर नहीं जाता था कभी कि अंदर बोलें क्या, मतलब बोलते तो थे, अच्छा बोलते थे, सभी लोग कहते तुम इतना अच्छा बोलते हो तो फिर डरते क्यों हो। तो उसका जो प्रिपरेशन हुआ, उसको बोलने में सुधार जो आया भाई आज इस ग्रुप से आया, क्योंकि इसमें जो नियत कार्य किए उसमें जो लिखा, उसको जो लिखा, क्योंकि कहते हैं कि जो अंदर में रहेगा वही बाहर आएगा। आप जैसा उसका लिखोगे, जैसा प्रयोग करोगे तो अपने आप वो बाहर ही निकलेगा। तो इससे ग्रुप से ये सीखा। साथ में इसमें सभी परिवार जैसा एक माहौल मिला, सारे मित्र मिले। जैसे अभी मंथ भर जैसे इधर अकेले निकल गया तो मुझे एक ही रहता था कि चलो कुछ नहीं है तो इसमें नियत कार्य आएंगे, उसको करने में टाइम निकल जाएगा और मित्र हैं उनसे बात होगी, और अपना जो सप्ताह का एक गोष्ठी है तो उसमें काम मिलेगा, तो एक कार्य करेंगे। तो इससे ये भी रहा कि जो मन से मैं सोच रहा था कि कैसे निकलेंगे ये दिन, तो इससे जो समय है ये बीता अच्छा रहा। और आगे इसमें बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ, इसमें गोष्ठियां हुई जो उनको देखा, और इसमें बहुत कार्य देखे। मैं भी सोचता था कि इनको, जैसे मुझे पेंटिंग करना है, गाना सीखना है, मैं सोचता कि इनको सीखूंगा कहाँ से। तो मैंने देखा कि इसमें हर कार्य सिखाए जाते हैं कि आपको जो भी कार्य सीखना हो वो भी सीख सकते हैं। तो इस ग्रुप से मैंने ये भी सीखा, और मैं यही इसको आश्वासन देता हूँ कि मैं जब तक मतलब आगे बढ़ता रहूंगा तो इस कार्य के लिए आगे बढ़ाता रहूंगा, और जीएसएस के लिए मैं महान ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मैं अपना प्रयास बिल्कुल निरंतर इसके लिए करूंगा। बहुत बहुत बढ़िया अंशुल जी। यही अभ्यास की खूबसूरती है। देखिए ना, अभ्यास करते करते पता ही नहीं पड़ा कि हम कब बदल गए, है ना। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, पर जो चल रहा है उसी में हमने रमते गए, और देखिए आज हम बदल गए हैं। आज हमारा सोचने का तरीका बदल गया है, हमारा बात करने का तरीका बदल गया है, हमारे शब्द बदल गए, है ना। आप खुद अनुभव करते हैं ना, हमारा शब्द प्रयोग करने का तरीका बदल गया है ना। अब आपके लिखने का तरीका बदल गया, आप देख रहे हैं, खुद ही आप अनुभव करते हैं। तो ये क्या है? ये अभ्यास है। जो धारा बह रही है उसमें बहते चले जाओ, तो अगर वो सही तरफ जा रही है तो सही लक्ष्य तक लेकर ही जाएगी। और ये इतने साल के अनुभव से हम ये कहते हैं कि धारा सही दिशा में जा रही है, तो हमें हमेशा विश्वास रहता है कि ये सही लक्ष्य तक भी लेके ही जाएगी आपको सभी को। तो बस इसमें बहते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत बढ़िया अंशुल जी। जी, और कौन अपनी बात रखना चाहेगा, अपने अनुभव? जयंती जी, आप रखना चाहेंगे? सेतु जी, आप? सेतु जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। जी सर, एक बात जरूर बोलूंगी। एक जब सबसे फर्स्ट डे बुक ग्रुप में लिंक आई थी मेरे पास, तो उसमें लिखा था कि आपको सब कुछ हिंदी में ही टाइप करना है। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि यार हिंदी में तो कभी कुछ टाइप किया नहीं, किसी को लिखा नहीं, मैसेज भी भेजते तो हमेशा इंग्लिश में। तो इससे सबसे अच्छी चीज ये सीखती कि हाँ, हिंदी में मतलब लिख सकते हैं और शुद्ध लिख जाता है। सबसे अच्छा सीखा कि हिंदी में टाइप करने लगे ऐसा। और मूवी हमेशा देख ली, छोड़ दी, हो गया। लेकिन अब कुछ भी देखो या कुछ भी कहीं भी जाओ सर, आप भेजते वो नहीं, कहीं भी जाओ या मोबाइल में कुछ भी देखो, तो सबसे पहले ये जरूर देख लेते कि इसमें सीख क्या मिल रही है, इससे हमने क्या सीख दिया। तो ये हो गया कि हाँ, हम सीखना है। और सबसे ज्यादा सर मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले, बट अब थोड़ा कंट्रोल में है, थोड़ा समझती हूँ पहले चीजों को, फिर गुस्सा दिखाती हूँ। नहीं तो मुझे तो पेशेंस नहीं है सबसे ज्यादा, कुछ भी हुआ तो तुरंत रिजल्ट होना चाहिए सर। बट अभी कंट्रोल है, थोड़ा पेशेंस रखती हूँ कि हाँ, धैर्य रखो, कभी कभी ना कभी तो रिप्लाई आएगा। कोई या किसी से कुछ बोला तो हमें कि तुरंत बात बोलो, हमने कुछ बोला तो उसका आंसर तुरंत करो। अब ठीक है कि अभी थोड़ा धैर्य रखती हूँ। और सर सीखा कि हमें मतलब हमेशा सीखते रहना है। अभी कभी अगर असफल भी हुए तब भी फिर से कोशिश करनी है,
शुरुआत से करना है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बातें कही आपने। और ये मंत्र हैं, धैर्य रखना जीवन में सीखा, गुस्सा यानी कि एंगर मैनेजमेंट सीखा, बहुत बढ़िया। और जो सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही, असफल हो रहे तो भी कोई बात नहीं, प्रयास करते रहना है, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर ये दिमाग में रख के सोच लिया ना जिस दिन की कोई बात असफल होने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो भूल जाइए, सफलता छोड़ दीजिए, बस अपना कार्य करना है हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए, है ना। ज्यादातर लोग असफल होने के डर से शुरुआत ही नहीं करते। अगर हम शुरू करते हैं तो सफल होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम शुरू ही ना करें तो असफल होने के चांस 100% हो जाते हैं, है ना। तो क्या करना आवश्यक है? प्रयास, शुरुआत, छोटी छोटी शुरुआत बड़े बड़े कार्य भी बनती है। एक दिन कोई भी बड़ा मकान एक एक ईंट से ही शुरू हुआ, है ना। एक साथ कोई भी बड़ा कार्य छोटे छोटे प्रयासों से ही हुआ। कितना भी बड़ा महान कार्य किए गए वो छोटे 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 ब्लॉक्स को जोड़ के बनाया गया। बचपन में ब्लॉक जोड़ते थे, याद है, छोटे छोटे हरे नीले पीले कलर के, है ना। उनको एक दूसरे में जोड़ के बिल्डिंग्स बनाते थे, तो जब जुड़ते थे तभी बिल्डिंग बनती थी, नहीं तो बिखरे रहते थे। तो ऐसे ही हमारे जो विचार हैं, हमारे जो प्रयास हैं, उनको एकजुट जब हम करना सीख जाते हैं और हम उनको करना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन अवश्य बिल्डिंग बनती है। कैसी बनेगी उसके विषय में मत सोचिए, पहले बननी आवश्यक है, अगली बार उससे अच्छी बनेगी। कोई भी आर्किटेक्ट ने पहली बार बहुत शानदार बिल्डिंग नहीं बनाई, शुरू में नॉर्मल बनाई होंगी, फिर और अच्छी बनाई होंगी, फिर ऐसी बनाई जो आज दुनिया देखती है। तो लेकिन पहली बिल्डिंग तो बनानी है ना, जब भी विश्वास बढ़ता है। बहुत बढ़िया सेतु जी, धन्यवाद जी। जैंसी जी, जैंसी जी आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, प्रज्ञा जी आप कुछ बात करना चाहेंगे, फिर हम सत्र का समापन करेंगे। यस सर, बहुत सुंदर सेशन रहा और अभी मैं रास्ते में हूँ तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को। जी जी, किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या आने वाले सप्ताह की डिबेट के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न, तो हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर जी सर, उसमें आपने बताया था कि लास्ट में एक व्यक्ति को समरी बतानी है, शुरू और आखिर में मॉडरेटर जो रहेंगे, नहीं 4 सदस्य उनमें रहेगा कि एक अलग से रहेगा कोई और? साथ ही रहेंगे, उनका कार्य बताना भी है और एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा, माने एक व्यक्ति अलग रहेगा, बाकी वो भी रहेंगे साथ में? सब साथ ही रहने वाले हैं, बस जो एक मॉडरेटर है उनको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, उनको विचार भी रखने हैं और अपने इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल भी करना है एक तरीके से। यानी कि जो कार्यक्रम है डिबेट वाला उस ग्रुप का, वो बढ़िया तरीके से संचालित हो, समय से संपूर्ण हो और सभी अपनी पूरी बात रख पाए। और इस ग्रुप ने इस विषय के बारे में क्या सही बताया, क्या खराब बताया, या उसका क्या, जैसे हम बोलते नहीं है समराय, उपसंहार लास्ट में लिखते नहीं थे निबंध में, है ना, समराइज करना कि इससे हमने क्या समझ में आया या इससे हमें क्या करना चाहिए आगे चलकर, वो बताना। अच्छा, हमारे साथ जैसे हमारे ग्रुप में 4 जन है जैसे, तो चारों कौन कौन कितने समय बोलेगा वो बताना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं। वो हम आपको पहले से डिसाइड करके बताएंगे कि एक ग्रुप को इतना समय मिलने वाला है ना। हाँ, तो कौन कितने मिनट बोलेगा वो बताएंगे और उन्हीं 4 में से बताएगा कोई समरी क्या है, क्या उसने सीखा है, वो भी हम आपको बता के पहले बता देंगे मॉडरेटर जी। अभी बहुत आवश्यक क्या है कि आज स्ट्रेंथ कम है, कम लोग हैं, तो आप सभी लोग ग्रुप में बात कीजिए कि अगले सप्ताह की तैयारी कैसे करनी है। और आज रात को इसके बाद कोशिश कीजिए, आज रात और सुबह तक कितने लोग भागीदारी करने वाले हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दें, जिससे हम कल ग्रुप बना के आसानी से कार्य शुरू कर सकें, है ना। तो सभी लोग मिलकर अपने ग्रुप में सभी से बात कीजिए और सभी को प्रोत्साहित करना है कि हमें इसमें भागीदारी अवश्य करनी है अगले सप्ताह। इससे हमारा ही फायदा है, एक तो विषय के विषय में जानकारी होगी, दूसरा हमारा हम क्या बोलने वाले हैं
वो हमें जानकारी होगी और हमारे जो बोलने का तरीका है और अभ्यास है वो करने का अच्छा मौका मिलेगा। ऐसे डिबेट प्रोग्राम के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, है ना। तो आप नहीं इस बार भागीदारी कर पाए थे सचिन जी, तो इस सप्ताह आप पूरा अपना जोर लगाइए। जी, किसी का और कोई प्रश्न? अभी सब लोग ज्यादातर छोड़ चुके हैं, कुछ लोग भी, 3-4 लोग तो पहले ही लीव अप्लाई करके आए हैं। मैं सभी को बधाई दूंगा, लीव लेने के बावजूद भी आए, आज कमिटमेंट दिखाया उन्होंने, अपना दिखाया कि हाँ हम लोग टीम के साथ हैं और काम करना है और हमें बताना है। तो सबके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो भी आज हैं और जिन्होंने भी 16 सप्ताह की यात्रा पूरी की है। तो इस 16 सप्ताह की यात्रा में हमारा अटेंडेंस और हमारे नियत कार्य जो हमने सबमिट किए हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमेशा। तो जिन भी लोगों की एब्सेंट रही है या पूरी नहीं हो पाई है वो आगे जाके पूरा जरूर करें, अपने अगली वेबिनार जब भी स्टार्ट होंगी मौका मिलेगा जेएसएस तरफ से। और नियत कार्य अभी सब लोग इन 2 हफ्ते के अंदर अंदर पहले करके जरूर सबमिट करें, जिससे कि ये सर्टिफिकेट मिलने में आसानी रहे। और जो भी जेएसएस एक्चुअली क्या करता है, जितने भी गाइडलाइंस बनाई गई है फॉलो करना 100% मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट जब भी मिलता है ना। अगर रह जाता है तो फिर रह ही जाता है, ऐसा नहीं है कि दे दिया जाएगा। तो जितने भी लोग सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट मिला है जेएसएस तरफ से, वो पूर्ण रूप से टेस्टेड एंड ट्रायल ओके टेस्टेड वाला स्टैम्प सभी के ऊपर लगा हुआ है। अगर वो जाएंगे कहीं भी पहचान छोड़कर आते हैं, छाप छोड़कर आते हैं। तो आप सभी लोग सर्टिफाइड होने वाले हैं और सभी को बधाई और शुभकामनाएं। तो हम सत्र का समापन करें क्या? जी, मेरी भावना कौन करने वाले हैं? जी, कौन करने वाले मेरी भावना? हम शेयर कर रहे हैं। चलिए अंशुल जी आप कीजिए। सभी हाथ जोड़ लें। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। बोली महावीर भगवान की जय। धन्यवाद अंशुल जी। तो हमारा एक्शन प्लान अगला क्या है? अगले सप्ताह की तैयारी, सभी मित्रों से बात करना, सभी को प्रोत्साहित करना और सभी को इसका लाभ भी बताना। आप अपने अनुभव से बताएंगे। और एक और हमारे सामने एग्जाम्पल है, हमारे मार्गदर्शक श्री कमल डावा वाला जी। अभी उनकी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी हमने मैसेज पढ़ा। जब भी वो हमारे साथ हैं, पूरी वेबिनार में हमारे साथ रहे हैं, तो हमें उनके डेडिकेशन के लिए सबको क्लैपिंग करनी चाहिए कि वो हमारे साथ रहकर और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे अंदर सुधार की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, वो हमेशा बताते रहते हैं, जिससे कि वेबिनार आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और अच्छे प्रभावकारी हो सके। तो ऐसे गुरु और मार्गदर्शक जब मिले तो हमेशा उनका सम्मान और उनका हाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए। तो उनको क्लैपिंग करते हैं हम लोग। जी कमल जी, आप शायद बोल पाए तो हम अवश्य सुनना चाहेंगे, नहीं तो आप रेस्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी को, शुभकामनाएं और अगले सप्ताह के लिए। और हम अवश्य बहुत उत्साह और आशा के साथ मिलने वाले हैं अगले सप्ताह अपने डिबेट कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम हम कल आप सभी की तरफ से जब प्रतिक्रिया आ जाएगी, सभी के नाम आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको घोषित कर देंगे शीर्षक और ग्रुप्स। चलिए, शुभकामनाएं, गुड नाइट, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर।